पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1857 के विद्रोह की कैसी शुरुआत हुई, कहां-कहां उसके महत्वपूर्ण केंद्र थे, वो कैसे आगे बढ़ा, कहां-कहां उसको लीडरशिप किसने किसने प्रोवाइड किया और उसके परिणाम अल्टीमेटली क्या हुए, ये हम सब देख चुके हैं। तो 1857 के विद्रोह में, नाम में ही विद्रोह है, इसका मतलब ये असफल रहा। हम यहां पर देखेंगे कि इस विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे। पहला कारण था नॉट वाइड स्प्रेड और लिमिटेड, यानी पूरे भारत में ये नहीं फैल पाया था। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि उत्तर भारत और मध्य भारत, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया तक इसका प्रभाव था और वहां पर भी कुछ महत्वपूर्ण ही सेंटर थे, जैसे मेरठ था, दिल्ली था, कानपुर था, लखनऊ था, ये ही कुछ महत्वपूर्ण, आगरा, ये कुछ महत्वपूर्ण सेंटर्स थे। पूरे भारत में ये विद्रोह नहीं फैल पाया था, अर्थात सीमित क्षेत्रों में ये फैला हुआ था। दूसरा था नीदर कॉम्प्रिहेंसिव नॉर इंक्लूसिव, समाज के सभी वर्गों की इसमें भागीदारी नहीं थी। मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, पढ़े लिखे लोग, जमींदार वर्ग और ज्यादा से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स, ये सब इसमें भाग नहीं लिए थे। इंक्लूसिव, समावेशी चरित्र का नहीं था। समावेशी अर्थात समाज के सभी वर्गों ने इसमें भागीदारी किया हो, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, ये ठीक ढंग से संगठित नहीं था। संगठित माने कि विद्रोह के पहले कुछ नियम बन गए हो, कहां पर कौन लीडर होगा, कब कब कैसे कैसे विद्रोह होगा, उसके लिए रिसोर्स कहां से जुटाएंगे, कब विद्रोह करेंगे, विद्रोह का तरीका क्या होगा, ये तमाम बातें स्पष्ट नहीं थी। इसलिए ये संगठित नहीं था, असंगठित था। मनमर्जी के हिसाब से जहां जब जिस प्रकार से दंगा हुआ, लोगों ने वहां पर भागीदारी की, लेकिन कोई स्कीम, कोई योजना, कोई प्लानिंग इनकी नहीं थी। लैक ऑफ यूनिवर्सल एंड एफिशिएंट सिंबल, कोई ऐसा सिंबल नहीं था जिसको सब लोग अपना एक मूल मंत्र मान करके उसको फॉलो करते। ठीक है, एक कुछ हर एक विद्रोह में कुछ एक ऐसा संकेत होता है, ऐसा कोई लीडर होता है, ऐसा कोई व्यक्ति होता है जिसको सारे विद्रोही अपना एक आइडल मानते हैं, उसकी बातों पर विश्वास करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। इस बात की कमी थी। सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप, एक केंद्रीय नेतृत्व की कमी थी। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांध सके, पूरे भारत के विद्रोहियों को अपने झंडे के नीचे ला करके उनको आगे बढ़ने का हौसला दे सके, उनको मार्गदर्शन कर सके, ऐसा कोई सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप नहीं था। रीजनल लीडरशिप थी। सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप के नाम पर बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया गया था, लेकिन बादशाह खुद अपने आप में नाकाबिल थे, उम्र दराज थे, 81 ईयर ओल्ड थे, बीमार थे, उनके पास कोई रिसोर्स नहीं था, उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, उनके पास सेना नहीं थी। इस कारण सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप नाम मात्र का था, लेकिन उसमें एफिशिएंसी नहीं थी। ठीक है, इसके अलावा उस लीडरशिप की यूनिवर्सैलिटी भी नहीं, यानी हिंदुस्तान का हर व्यक्ति बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह माने, ऐसा भी नहीं था। कुछ लोगों ने हिंदुस्तान का बादशाह उनको स्वीकार किया, लेकिन राजपूतों ने, पंजाब में सिखों ने, पठानों ने, ऐसे कई लोग ऐसे थे जिनके मन में मुगल सल्तनत के प्रति कोई सम्मान नहीं था और उन्होंने बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह मानने से इनकार कर दिया था और यही कारण है कि उन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया। लैक ऑफ यूनिवर्सल गोल, सब लोग अपने अपने कारणों से लड़ाई लड़ रहे थे। जमींदार इसलिए लड़ रहे थे कि उनकी जमींदार छिन गई थी, राजा महाराजा इसलिए लड़ रहे थे उनके राज्य छिन गए थे, किसान इसलिए लड़ रहे थे कि उनको कर में वृद्धि हो गई थी, ट्राइबल लोग इसलिए लड़ रहे थे कि उनके जंगल उनसे छीन लिए गए थे, व्यापारी लोग इसलिए लड़ रहे थे उनके व्यापार नष्ट हो रहे थे। हर व्यक्ति अपने अपने कारणों से लड़ाई लड़ रहा था। हर व्यक्ति की लड़ाई के अपने अपने उद्देश्य थे। उस पूरे विद्रोह का कोई यूनिवर्सल गोल नहीं था, जैसे हमें भारत को आजाद कराना है, हमें अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना है, हमें अपनी आजादी चाहिए, इस प्रकार का कोई यूनिवर्सल गोल नहीं था। रीजनल लीडर्स, जगह जगह पर छोटे छोटे लीडर्स थे। वो लीडर, उनको न युद्ध लड़ने का अनुभव था, ना जनता को कैसे संगठित किया जाए, कैसे अपनी मांगे रखी जाए, कैसे विद्रोह किया जाए, ये सब जानकारी उनको नहीं थी। ठीक है, बस वो लड़ाई करना जानते थे, मारकाट करना जानते थे। रीजनल लीडर्स थे और देयर ओन गोल्स, उनके अपने अपने उद्देश्य थे। उनको दूसरे के उद्देश्य से मतलब नहीं, वो अपने उद्देश्य को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, लैक ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म, भारत 1857 के समय एक राष्ट्र नहीं था, बल्कि भारत कई भागों में टूटा हुआ था। भारत के 60-70% इलाके पर अंग्रेजों का कब्जा था और बाकी जो 20-30% भारत बच गया था, उसमें छोटी छोटी कई रियासतें थी। ठीक है, झांसी की रियासत, ग्वालियर की रियासत, जोधपुर की रियासत, जालंधर की रियासत, ऐसी कई रियासतें थी और ये सारी रियासतें, इनके मन में भारत एक राष्ट्र है, भारत एक देश है,
भारत एक खंड देश है, ये भारतवर्ष हमारी भूमि है, ऐसी कोई भावना नहीं थी। यानी भारत एक राष्ट्र नहीं था, बल्कि भारत के अंदर कई राष्ट्र उस समय थे। ठीक है, तो पूरा भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक और इधर बर्मा से लेकर के गुजरात तक पूरा भारत हमारा, ऐसी कोई भावना नहीं थी, राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, क्योंकि भारत एक राष्ट्र नहीं था। तो राष्ट्रवाद की भावना का कमी थी, और जब राष्ट्रवाद की भावना ही नहीं है तो देश प्रेम की भावना का अभाव था। यानी विद्रोही विद्रोह में लड़ तो रहे थे, लेकिन राष्ट्रवाद या देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर के नहीं, बल्कि अपने अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इनर्टनेस ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास, समाज के जो पढ़े लिखे वर्ग होते हैं, कुछ समझदार होते हैं, उनको अंग्रेजों की रणनीति, युद्ध करने का कुछ थोड़ा बड़ा किताबी ज्ञान कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो अगर ये पढ़े लिखे वर्ग के लोग भी विद्रोह में भाग लेते और ये नेतृत्व करते विद्रोह का, तो शायद रिजल्ट कुछ अलग होता। लेकिन ये इंटेलेक्चुअल क्लास इनर्ट रहे, और तो और भीतर ही ये अंग्रेजी सत्ता को वापस बनाए रखना चाहते थे, विद्रोहियों की हार चाहते थे अंदर ही अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ी पराजय का कारण बनी। रोल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, ये बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स, लैंडलॉर्ड, मनी लेंडर माने साहूकार, जमींदार, बनिया, बैंकर्स और जो भी प्रभावशाली व्यक्ति थे जिनको अंग्रेजों से लाभ था, ये सारे लोग क्या कर रहे थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। अब ये इन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया होता तो भी समीकरण कुछ दूसरा होता। नॉट कोहेरेंट एंड सिस्टमैटिक, कोहेरेंट माने ये सुसंगत नहीं था। सुसंगत माने एक जगह जो विद्रोह हो रहा है, दूसरी जगह जो विद्रोह हो रहा है, दोनों जगह के विद्रोह के नेचर में, उनके उद्देश्य में, विद्रोह को करने के तरीके में, लोगों की भागीदारी में अंतर था। तो एक जगह का विद्रोह दूसरे जगह के विद्रोह से बिल्कुल भी अलग था, अलग थलग थे। विद्रोह कई जगह हो रहे थे, लेकिन सब अलग थलग थे। उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन, कोई कम्युनिकेशन, और उनके बीच में कोई मेल मिलाप, कोहेरेंसी नहीं थी। सिस्टमैटिक नहीं था। सिस्टमैटिक माने पहले विद्रोह यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, पहले हम शस्त्रागार लूटेंगे, फिर खजाना लूटेंगे, फिर रेल लूटेंगे, इस टाइप का कोई प्रोग्राम सिस्टमैटिक नहीं था। जिसको जैसा जब जो समझ में आया वो वैसा कर रहे थे। मॉडर्न आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, जो विद्रोही थे उनके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र का अभाव था, आधुनिक संचारण, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इन सब का अभाव था। ठीक है, और ट्रेडिशनल मोड ऑफ फाइटिंग, हमारे जो विद्रोही थे वो परंपरागत तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे, छुप छुप के लड़ाई लड़ रहे थे, पत्थर मार रहे थे, हाथ में भाला लिए हैं, डंडा लिए हैं, कुल्हाड़ी लिए हैं, तलवार लिए हैं। ठीक है, इस प्रकार से लड़ाई लड़ करके, पगड़ी बांध करके, ठीक है, जय हर हर महादेव इस टाइप का नारा लगाते हुए लोग लड़ाई लड़ रहे थे। इनके पास कोई आधुनिक लड़ाई का तौर तरीका, आधुनिक अस्त्र शस्त्र, आधुनिक रिसोर्सेस, आर्म्स, एम्यूनिशंस वगैरह नहीं थे। दूसरी तरफ जो अंग्रेज थे उनके पास आधुनिक एनफील्ड राइफल थे, तोप थे, रेलगाड़ी थी, तार था, कई प्रकार की कम्युनिकेशन सिस्टम और आधुनिक अस्त्र शस्त्र उनके पास थे। स्पॉन्टेनियस, स्वतः स्फूर्त, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वतः स्फूर्त, माने हर आदमी अपनी मर्जी से जिसको जो लग रहा था वो कर रहा था। ठीक है, कोई इनका लीडर नहीं था, ये लोग लीडर के आदेश से बंधे हुए नहीं थे, जिसको जैसा समझ में आया। ठीक, कुछ लोगों को डायरेक्ट अंग्रेजों से कोई दुश्मनी नहीं थी, कुछ लोगों को साहूकार से दिक्कत थी, उन्होंने साहूकार को मारा, उसके बही खाता जला दी। कुछ लोगों को जमींदार से दिक्कत थी, जमींदारों को मारा, उसकी दैया बचिया छोड़ दिए, उसकी धन संपत्ति लूट ली। ठीक है, तो कुछ लोग स्थानीय लोगों को मार पीट रहे थे, स्थानीय लोगों का लूट रहे थे, कोई शस्त्रागार लूट रहा था, कोई रेल की पटरियां उखाड़ रहा था, कोई तार की लाइन काट रहा था, कोई अंग्रेजों की गाड़ी चला रहा था। जिसको जो समझ में आ रहा था वो किया जा रहा था, स्वतः स्फूर्त था। स्वतः स्फूर्त माने हर व्यक्ति अपनी मर्जी से जिसको ठीक लग रहा था वैसा कर रहे थे। इनएंथुसियास्टिक, यानी बहुत ज्यादा ऊर्जा से लोग भरे हुए नहीं थे। ऊर्जा से बहुत ज्यादा भरे हुए इसलिए नहीं थे, तो चार लोगों को मारा पीटा, फिर समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें, अब आगे कहां जाना है। तो कोई राष्ट्रीय गोल, कोई बड़ा गोल नहीं था विद्रोहियों के सामने। तो चार को मारने पीटने के बाद उनको समझ में नहीं आया करें क्या। ठीक है, तो समझ में नहीं आ रहा था, तो ऊर्जा से इनके पास कमी थी। अनस्किल्ड, ये जो विद्रोही लोग थे इनमें सिपाही थे, किसान थे, आम आदमी थे, इनको यही नहीं मालूम कि विद्रोह कैसे किया जाता है, धरना प्रदर्शन कैसे किया जाता है, अपनी मांग कैसे मनवाई जाती है, सत्ता को कैसे झुकाया जाता है। ये सारे कौशल और गुण उनके अंदर नहीं थे। बस वो मार काट रहे थे, उपद्रव मचा रहे थे, उनको लग रहा था इसी बस यही सब कुछ करने से अंग्रेज भारत छोड़ के भाग जाएंगे, पर ऐसा था नहीं। ठीक है, अनस्किल्ड थे। बैकवर्ड एंड रीस्टोरेटिव व्यू, विद्रोह में ज्यादातर लोग जो भाग ले रहे थे उनका नजरिया पिछड़ा हुआ था, वो पुरानी व्यवस्था को रिस्टोर करने की बात कर रहे थे। आधुनिक शिक्षा पद्धति, आधुनिक ज्ञान विज्ञान, आधुनिक रिसर्च और इनोवेशन के बारे में इनको कोई ज्ञान ही नहीं था। ये पिछड़े हुए मस्तिष्क के लोग थे, तो इसीलिए पढ़े लिखे लोगों ने इनका साथ नहीं दिया, क्योंकि अगर ये जीत गए, सफल हो गए, तो वही पुरातन पद्धति
गदी सती प्रथा वापस आ जाएगी, नरबली प्रथा वापस आ जाएगी, वही पुराना सब कुछ सिस्टम भारत में वापस आ जाएगा और अंग्रेजों ने जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू की है उससे भारत फिर से वंचित रह जाएगा। तो इसलिए भी विद्रोह काफी हद तक असफल रहा। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड डिसिप्लिन, एक जगह के जो विद्रोही नेता है वो दूसरे जगह के विद्रोही नेता, इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। कैसे विद्रोह करना है, कब करना है, मिलजुल के करना है, पहले तुम करो कि पहले हम करें, ये तमाम कोई कोऑर्डिनेशन, सोच विचार आदान प्रदान इनके बीच में नहीं था और अनुशासन का तो बहुत ज्यादा अभाव था। हर व्यक्ति अपनी मर्जी का मालिक था, जिसको जो लग रहा था वो कर रहे थे। कुछ अंग्रेजों की स्त्रियों महिलाओं के साथ दुराचार कर रहे थे, कुछ उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे थे, कुछ निरपराध अंग्रेजों को मार रहे थे। इस प्रकार से पूरा विद्रोह नॉन डिसिप्लिन तरीके से चल रहा था। लैक ऑफ ओपन रिसोर्सेज एंड सपोर्ट, क्योंकि विद्रोह का मतलब होता है स्थापित सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ना। अब स्थापित सत्ता के खिलाफ लड़ाई डेमोक्रेसी में जब की जाती है तो उसको सरकार का समर्थन मिलता है। सरकार आपके साथ में पुलिस रखती है कि आपके साथ कोई दंगा ना हो, ये ना हो, वो ना हो। लेकिन उस समय डेमोक्रेसी तो थी नहीं, तो उस समय एक प्रकार से मोनार्की चल रहा था भारत में, राजतंत्र चल रहा था। और राजतंत्र में राजा के खिलाफ यानी स्थापित सत्ता के खिलाफ आप कुछ भी करोगे तो उसको गुप्त छुप होकर के करना पड़ेगा, खुलेआम आप नहीं करोगे। खुलेआम करोगे तो आपको तुरंत पकड़ लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, फांसी में लटका दिया जाएगा। तो जो विद्रोही थे वो छुप छुप के अपना विद्रोह का संचालन कर रहे थे। अब चूंकि छुप छुप के कर रहे थे इसलिए उनको खुले तौर पर कोई रिसोर्स या सपोर्ट जनता का नहीं मिलता, क्योंकि अगर जनता सपोर्ट करती, जनता उनको कुछ साधन करती और अंग्रेजों को पता चलता कि फलाने लोगों ने विद्रोहियों की मदद की है, तो विद्रोही तो मारे जाते, वे लोग भी बेचारे मारे जाते जिन्होंने समर्थन किया है। तो इसलिए विद्रोह गुप्त रूप से चल रहा था। इनको समर्थन, इनको सपोर्ट, इनको रिसोर्स भी जो है गुप्त रूप से मिल रहा था। दूसरी ओर अंग्रेज सरकार जो कुछ कर रही थी खुल्लम खुल्ला कर रही थी, इसको समर्थन खुल्लम खुल्ला मिल रहा था, रिसोर्स खुल्लम खुल्ला उपयोग कर रहे थे, ये सेना का, पुलिस का, सबका उपयोग खुले तौर पर कर रहे थे। इसलिए ये विद्रोह जो है असफल हो गया। ठीक है। लैक ऑफ यूनिटी एंड फीलिंग ऑफ इंटीग्रिटी, हमारे यहाँ के जो लोग लड़ रहे थे उनमें एकता का अभाव था। उनके अंदर यह नहीं था कि हम सब भारत के लोग हैं, हम सबको अल्टीमेटली मिल करके काम करना है। सबके अपने अपने उद्देश्य थे, सब अपने अपने निहित स्वार्थों के कारण यहाँ पर काम कर रहे थे। इसलिए ना तो उनमें एकता थी और ना ही भारत की अखंडता का उनको कोई ज्ञान था कि हम चाहे किसी भी प्रिंसली स्टेट्स के हो, किसी भी प्रांत के हो, अल्टीमेटली हमारा दुश्मन अंग्रेज है, उसको मार के भगाना है, देश को आजाद करना है, अखंड भारत बनाना है, जैसा अशोक चंद्रगुप्त मौर्य और मुगल काल में जैसा कि था। इस प्रकार की कोई फीलिंग इस समय यहाँ पर नहीं थी। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कमियां हैं। ठीक, इसके अलावा और भी कई कमियां हम जबरन निकालेंगे तो निकल सकते हैं। ठीक है। जैसे इनके पास गुप्तचर व्यवस्था नहीं थी, अंग्रेजों के पास उन्नत गुप्तचर व्यवस्था थी। अंग्रेज पहले से पता लगा लेते थे कि विद्रोही क्या करने वाले हैं, कहां छुपे हैं, तमाम चीजें, तो इनके पास ये सब अभाव था। ठीक है। तो इसलिए ये विद्रोह अल्टीमेटली असफल हो गया, बुरी तरह असफल हो गया। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस विद्रोह का नेचर क्या था। ठीक है। क्योंकि ये विद्रोह हुआ तो था शुरू सैनिक विद्रोह के रूप में, लेकिन बाद में इसमें किसानों ने, कुछ राजाओं ने, कुछ जमींदारों ने, आम आदमी ने, कई प्रकार के लोगों ने भाग लिया। इसके अलावा ये भारत में कई जगह पर हुआ, कई कारणों से हुआ। तो वास्तव में ये विद्रोह किस प्रकृति का था? केवल आर्थिक प्रकृति का था, केवल सैनिक प्रकृति का था, केवल कृषक प्रकृति का था, केवल धार्मिक, क्या था? इस पर कई इतिहासकार अलग अलग मत रखते हैं। ज्यादातर जो ब्रिटिश या यूरोपीय इतिहासकार हैं वो इस विद्रोह को कम से कम आंकते हैं, माने बोलते कुछ नहीं, ये छोटी सी झड़प थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वही भारत के लोग इसको कहते हैं ये बड़ी बात थी। ठीक है। तो दोनों में हम देखते हैं क्या विचार है। विदेशी इतिहासकारों में तीन इतिहासकार हैं या तीन बुद्धिजीवी हैं, जॉन लॉरेंस, जॉन सीले और होम्स। ये तीनों कहते हैं कि 1857 का विद्रोह सिपाही म्यूटिनी माने सैनिक विद्रोह के अलावा कुछ नहीं था। ठीक है। सिपाही माने जो भारतीय सैनिक थे उनको अंग्रेज लोग इंफीरियरिटी दृष्टि से देखते थे और सिपाही बोलते थे, और म्यूटिनी माने सशस्त्र विद्रोह, हथियार युक्त, हिंसा युक्त विद्रोह को कहते हैं म्यूटिनी। तो सैनिक हिंसक विद्रोह था ये, इसके अलावा कुछ नहीं था। मुस्लिम रिवोल्ट था। कुछ लोगों का मानना है कि चूंकि ये जो विद्रोह था ये मुगल बादशाह के नाम से लड़ा गया था, इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि ये मुसलमानों का विद्रोह था, और ऐसे मानने वाले व्यक्ति में है रॉबर्ट्स और कूपलैंड। कुछ कहते हैं कि फेनेटिक रिलीजियनिस्ट अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, सीएस मतलब क्रिश्चियनिटी, अर्थात भारत के धर्मांध लोगों का ईसाइयत के प्रति विद्रोह था। ठीक है। ऐसा कहने वाले व्यक्ति है एल.ई.आर. रीस। कुछ कहते हैं रिवोल्ट बिटवीन
सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म, होम्स, सभ्यता और असभ्यता के बीच में, सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध था ये। सभ्यता माने अंग्रेज और असभ्यता माने भारत, इन दोनों के बीच की लड़ाई थी। और अल्टीमेटली जब इसमें जीता कौन? अंग्रेज, यानी अल्टीमेटली सभ्यता की जीत हुई, ये सिद्ध करना चाहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस के साथ अंग्रेज लोग इस विद्रोह को देखते हैं। एक आध कोई ऐसे हैं जो कुछ उसको पॉजिटिव सेंस से देखते हैं, और वो भी उनकी मजबूरी थी। क्या मजबूरी, हम आगे देखते हैं। एक और है विलियम टेलर और आउट्रम, ये कहते हैं कि कलेक्टिव कॉन्स्पिरेसी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम, ये कुछ नहीं था, इसको ज्यादा गंभीरता से लेने की बात नहीं। हिंदू मुस्लिमों का मिला जुला षड्यंत्र था अंग्रेजों के खिलाफ। एक और है व्हीलर साहब, ये कहते हैं एन इंट्रोडक्शन ऑफ एशियन नेचर, ये लड़ाई करना, दंगा करना, असंतोष प्रकट करना, ये एशियाई लोगों का चरित्र है, और वही चरित्र 1857 के विद्रोह में लोगों ने दिखाया, ऐसा मानते हैं व्हीलर साहब। ठीक है, ये कुछ एक व्यक्ति ठीक ठाक बोलते हैं जॉन ब्रूस कि ये मास रिवोल्ट था, यानी जनता का विद्रोह था, जन आंदोलन था। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, अ नेशनलिस्ट रिवोल्ट। बेंजामिन डिज़रायली ने इसको सही कहा कि ये एक राष्ट्रवादी विद्रोह था। माने अंग्रेजों में यही एक ठीक ठाक बता रहे हैं, लेकिन इनकी मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि ये विपक्ष के नेता थे ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में विपक्ष का नेता या कहीं पर भी विपक्ष का नेता अपनी सरकार को घेरने का, उसकी आलोचना करने का कोई भी मौका नहीं चूकता। इसलिए बेंजामिन डिज़रायली ने कहा कि ये राष्ट्रवादी विद्रोह था, और ब्रिटेन का जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो इस विद्रोह को रोक पाने में और उसको पहले से प्रेरित करने में असफल रहा है, इनको त्याग पत्र देना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि ये राष्ट्रीय लेवल का वो था। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये भारत का पहला आजादी की लड़ाई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विचारक हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह की प्रकृति के बारे में अपनी टिप्पणियां की हैं। अब कुछ भारतीय इतिहासकार और भारतीय विद्वान देखते हैं। सिपाही म्यूटिनी एक सैनिक विद्रोह था, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं था, ऐसे मानने वाले भारतीय हैं सर सैयद अहमद खान और दुर्गादास बंदोपाध्याय। अ नेशनल रिवोल्ट, ये एक राष्ट्रवादी विद्रोह था। विदेशियों में ऐसा मानने वाले व्यक्ति बेंजामिन डिज़रायली, और भारतीयों में ऐसा मानने वाले इतिहासकार हैं अशोक मेहता। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत की आजादी की लड़ाई थी, ऐसा मानने वाले व्यक्ति हैं वीडी सावरकर, और उनके मत का समर्थन करते हैं गांधी जी के साथ रहने वाले गांधीवादी नेता पट्टाभी सीतारमैया। नीदर फर्स्ट सिपाही म्यूटिनी नेशनलिस्ट नॉर इंडिपेंडेंस, नॉट फॉर इंडिपेंडेंस। आरसी मजूमदार एक इतिहासकार है भारत के, आरसी मजूमदार, उनका कहना है ना तो ये भारत का पहला सैनिक विद्रोह था, इसके पहले कई सैनिक विद्रोह हो चुके थे, ना तो ये राष्ट्रवादी विद्रोह था क्योंकि भारत एक राष्ट्र ही नहीं बना था, और ना ही आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही थी क्योंकि हर आदमी का अपना अपना उद्देश्य था। इस प्रकार से ये कहते हैं कि ये था उसका नेचर। A war which started from religious matter and ended as freedom movement. S.N. सेन, भारत के इतिहासकार ये कहते हैं कि विद्रोह हुआ तो धार्मिक कारणों से शुरू था, लेकिन अंत हुआ इसका एक आजादी के आंदोलन के रूप में। तो किसका क्या विचार है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। 1857 के विद्रोह पर लिखी गई कुछ किताबें, विदेशी किताब और देसी किताब। देखते हैं विदेशी किताब, द लास्ट मुगल, इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है विलियम डैलरिम्पल। दूसरा किताब है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये एक आर्टिकल था जिसको कार्ल मार्क्स ने न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून नामक अखबार में लिखा था। द इंडियन म्यूटिनी, सोल डेविड, द म्यूटिनी ऑफ 1857, जॉर्ज ब्रूस मालेसन, ग्रेट म्यूटिनी, क्रिस्टोफर हिबर्ट। तो ये म्यूटिनी वाले में कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से पढ़ना है। अब भारतीय इतिहासकार में और भारतीय बुद्धिजीवी में कुछ किताबों को लिखा है, देखते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वीडी सावरकर, रिवेलियन 1857, अ सिंपोजियम, लिखने वाले व्यक्ति पीसी जोशी यानी कि पूरन चंद्र जोशी, इतिहासकार हैं। एक्सकेवेशन ऑफ ट्रुथ, सत्य को उजागर करना। अनसंग हीरोज ऑफ 1857, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 जो कि आजादी की एक लड़ाई थी उसके छुपे हुए हीरोज जिनके बारे में कम जानकारी है, इस किताब को लिखा है खान मोहम्मद सादिक खान ने। अगली किताब है कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खान। सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, आरसी मजूमदार, और 1857 एस.एन. सेन। ये इनके महत्वपूर्ण किताबें हैं और ये उनके महत्वपूर्ण विचार हैं। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग समझते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय भारत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विस्काउंट पामरस्टन। कौन सी पार्टी के थे? लिबरल पार्टी, आपको ध्यान रखिए। लीडर ऑफ अपोजिशन थे बेंजामिन डिज़रायली जो कि कंजर्वेटिव पार्टी की थी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे, और चीफ कमांडर ऑफ ब्रिटिश आर्मी, भारत में जो पूरी अंग्रेजों की सेना थी उसके चीफ कमांडर थे जॉर्ज एडिसन र्यूमन। 1857 के विद्रोह में
तीन भ्रांतियां फैली हुई थी, वो भ्रांतियां सही है या गलत नहीं मालूम, देखते हैं वो भ्रांतियां क्या थी। पहली भ्रांति ये थी कि कंपनीज रूल वुड एंड आफ्टर 100 ईयर। 1757 के प्लासी के युद्ध का 100 साल मई 1857 में हो गया था, इसलिए कुछ लोगों ने अफवाह फैला रखी थी कि अंग्रेजों के शासन के 100 साल भारत में पूरे हो गए हैं और 100 एक मैजिकल फिगर है, 100 साल के बाद अब इनका पतन निश्चित है। ये रूमर खूब फैला और जिसके कारण लोगों को लगा कि नहीं सही बात है, 100 साल हो गए हैं, माने हो सकता है कि अगर हम कोशिश करें तो अंग्रेज यहां से भाग जाएं, और उन्होंने विद्रोह में टेक पार्ट किया। होली मैन वर mysteriously circulating chapatis and lotus flower among the sepoys as a message of revolt। चूंकि ये विद्रोह अंग्रेजी सरकार से छुप छुप करके बच बच करके गुप्त रूप से किया जा रहा था, यानी उसकी प्लानिंग, उसमें जो कम्युनिकेशन था, एक जगह से दूसरे जगह मैसेज भेजना, ये सब गुप्त रूप से किया जा रहा है, क्योंकि अंग्रेज सरकार को पहले से पता चल जाती तो जो रिसोर्स हम जुटा रहे थे वो हम कैसे जुटा पाते। तो कुछ लोग कहते हैं कि विद्रोही लोग अपना मैसेज एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए, अपना संदेश एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए चपाती माने रोटी और कमल के फूलों का प्रयोग करते थे, और इसमें जो सैनिक लोग होते थे वो साधु सन्यासी का वेश धारण करके एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे और लोगों को जागरूक करते थे, सिपाहियों को जागरूक करते थे, क्योंकि चिट्ठी लिखते, पत्री लिखते या सैनिक लोग खुद जाते तो उनको अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया जाता। ठीक है, रसिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवोल्ट। ब्रिटेन में एक अफवाह फैली हुई थी कि 1857 के विद्रोह को कराने में रूस का हाथ है। ठीक है, क्योंकि रूस और ब्रिटेन क्रीमिया में युद्ध लड़ रहे थे, दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। ठीक, चलिए देखते हैं 1857 पर बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण फिल्म। लाइट ऑफ इंडिया 1929 हॉलीवुड की मूवी है। बंगाल ब्रिगेड 1956 हॉलीवुड की मूवी है। शतरंज के खिलाड़ी 1977 सत्यजीत रे द्वारा डायरेक्टेड मूवी, जिसमें अवध का विलय अंग्रेजों ने विलय नीति के द्वारा कैसे किया वो दिखाया गया है। जुनून शशि कपूर की बहुत अच्छी मूवी 1978 में, इसके डायरेक्टर श्याम बेनेगल। मंगल पांडे 2005 डायरेक्टर केतन मेहता। इंडियाना जोन्स हॉलीवुड की मूवी 1984 में आई थी। विक्टोरिया एंड अब्दुल 2007 की मूवी है। मणिकर्णिका कंगना रनौत की 2019 में। ये सारे 1857 के विद्रोह पर बनने वाले देश विदेश में कुछ महत्वपूर्ण फिल्में हैं। कुछ महत्वपूर्ण साहित्य ग्रंथ जो 1857 के विद्रोह पर आधारित है या उन पर लिखी गई है। अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स रस्किन बॉन्ड ने ये किताब लिखी है और इसी किताब पर आधारित है जुनून फिल्म 1978 की। ठीक है, दूसरी किताब है अ पैसेज टू इंडिया E.M. फॉस्टर। तीसरी महत्वपूर्ण साहित्य है नाइट रनर्स ऑफ बंगाल जॉन मैटर्स। एक चौथी महत्वपूर्ण है द सीज ऑफ कृष्णपुर J.G. फेरल। 2007 में 1857 के विद्रोह को 150 साल पूरे हुए, तो उस समय भी कुछ महत्वपूर्ण भारत के इतिहासकारों ने किताब लिखी थी। उनमें से दो महत्वपूर्ण किताबें हैं। वॉर ऑफ सिविलाइजेशन अमरेश मिश्रा नामक व्यक्ति ने इसको लिखा है। दूसरा है रिकैल्सिट्रेंस, इसको लिखने वाले व्यक्ति अनुराग कुमार। और एक ड्रामा टीवी सीरियल जैसा कुछ बना था 1857 के विद्रोह में, उसका नाम याद रखना है 1857 एक सफरनामा। तो यहां तक ये सारी बातें कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था या नहीं था, था तो क्यों था, नहीं था तो क्यों नहीं था। ठीक है, फिर हम देखेंगे इस विद्रोह का इंपैक्ट, प्रभाव क्या रहा। ठीक, और इसी के साथ फिर 1857 का विद्रोह समाप्त होगा और फिर हम किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।